आसमान छूती महंगाई, अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी, डूबती अर्थव्यवस्था के खिलाफ दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली का आयोजन जो है किया जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है कि 12 तारीख की इस प्रस्तावित रैली को दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने आयोजित करने की इजाज़त नहीं दी। सब जानते हैं कि ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके इशारे पे हुआ। लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है कि वो सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए, अहिंसक प्रदर्शन करे और हमारा जो आर्टिकल 19 है भारतीय संविधान का, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इजाजत देता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी सरकार सीबीआई, आईबी और जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, इन एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। जो निर्वाचन आयोग है वो भी स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहा। हालांकि स्वायत्त संगठन है, लेकिन हमने देखा है और खासकर अभी जो 4 उपचुनाव हिमाचल में हुए, कहीं भी हमें चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो नजर नहीं है। मैं समझता हूं ये स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है। और एक सुनियोजित रणनीति के तहत लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कई बार कहा है कि देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र को खतरा है और ये सरकार जो संविधान है उस संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है उन सिद्धांतों के विपरीत जो है काम कर रही है। हम इस निर्णय का विरोध करते हैं क्योंकि जिस तरह से देश में असंतोष की लहर है, समाज के सारे वर्ग इस सरकार के खिलाफ है और पिछले उपचुनाव में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या हिमाचल की सरकार हो, फजीहत हुई है, शायद ये उसी का परिणाम है। किसान आंदोलन लगभग 1 वर्ष से चल रहा था। लगभग 600-700 किसान शहीद हुए
और कल कृषि मंत्री का बयान आया कि किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जब मुआवजे की बात आई तो सरकार ने पल्ला झाड़ा। अगर ये आंदोलन गलत था, जैसा सरकार में बैठे लोग कह रहे थे कि ये तो किसान ही नहीं है, कभी किसानों को खालिस्तानी कहा गया, कभी कांग्रेस के एजेंट कहा गया, और अगर वास्तव में दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली के बाहर, वो लोग किसान नहीं थे, तो यका आपने निर्णय क्यों लिया और ये कानून वापस लिया? अब तो राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल चुकी है। जिस जल्दबाजी से आप ये बिल लाए थे, संसद में कोई बहस नहीं हुई, आपने पारित कर दिया, और जब इसे वापस लिया गया उस वक्त भी बहस नहीं हुई। बहस होनी चाहिए थी, सरकार को बताना चाहिए था कि कौन सी परिस्थितियां, कौन से कारण है, लेकिन सरकार को लगा कि देश के सामने बहुत बड़ी फजीहत होने वाली है, इसीलिए बगैर किसी बहस के इन कानूनों को वापस लिया। अब बताइए, क्या ये संसद का अपमान नहीं है? संसद बनी काय के लिए? सबसे बड़ी पंचायत है, जहां कोई भी कानून बनता है, कोई भी बिल आता है, उस पे जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपनी बात कहते भी हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां बिलों में संशोधन भी किया जाता है। अगर आप इसी तरह से भविष्य में भी कानून लाते रहे तो ये संसद की जो हमारी स्वस्थ परंपरा है उसके खिलाफ, संसद का कोई मायने नहीं रह जाता। और जिस ढंग से ये सोच चली है, मुझे लगता है ये धीरे धीरे जो कदम निरंकुश शासन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब किसी सरकार ने अपने विरोधियों का दमन करने का प्रयास किया, क्योंकि जहां अधिनायकवादी शासन है वहां ऐसी परिस्थितियां होती कि विपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं होती। आपने ये अधिकार विपक्ष से छीना है, क्योंकि आज जो माहौल पूरे देश में बन रहा है वो इन सरकारों के खिलाफ। हमने निर्णय लिया है कि कल शिमला में हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, और ये 12 तारीख की जो प्रस्तावित रैली है, अब ये दिल्ली के बजाय जयपुर में होगी। हालांकि दिल्ली के लिए हमारी बहुत ज़्यादा तैयारी थी, भारी संख्या में यहाँ से लोग इस रैली में शामिल होने के इच्छुक थे। क्योंकि जयपुर दूर है, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो जयपुर की इस रैली में जो है हिस्सा लें। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जाकर केंद्र सरकार की और हिमाचल सरकार की जो जनविरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। और जो भ्रामक प्रचार
भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन लोगों में फैला रहे, उससे भी लोगों को जो है आगाह किया जा रहा है। मैंने स्वयं अलग हट के निर्णय लिया कि जिन चुनाव क्षेत्रों में हम कई वर्षों से चुनाव नहीं जीते हैं, 15 सालें होगी, पांवटा में 15 साल, उसी तरह कसौली में भी लगभग इतना समय, और कुटरेड़ में जो है लगभग 34-35 साल, और भोरंज जहां मेरा कल अंतिम दौरा था वहां भी 34 साल। मैंने निर्णय लिया कि मैं स्वयं इन क्षेत्रों में जाऊंगा, पदयात्रा में शामिल होऊंगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का प्रयास करूंगा और जमीनी हकीकत क्या है उसे जानने का प्रयास करूंगा। मैंने प्रथम चरण में 11 चुनाव क्षेत्रों में पदयात्रा की है। पांवटा साहिब, कसौली, कुटरेड़, कांगड़ा, शाहपुर, झंडूता, ज्वालामुखी, बल, केलोंग जो हमारा ट्राइबल जिला है, मनाली, सरकाघाट और भारत। 11 चुनाव क्षेत्र और 9 जिले। और प्रथम चरण में मैंने लगभग 100 किलोमीटर की पदयात्रा की, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड है, 100 किलोमीटर। लेकिन मैंने देखा है कि जिन चुनाव क्षेत्रों में लगता था कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, वहां कार्यकर्ता बाहर निकल के आए। जिन कार्यकर्ताओं को हमने भगवान भरोसे छोड़ा था, उन कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। मैंने लगभग 22 चुनाव क्षेत्र इंगित किए और प्रथम चरण में मैं 11 चुनाव क्षेत्रों में गया हूं और मेरा जो द्वितीय या तृतीय चरण होगा, हालांकि आज से शुरू होने वाला था मेरा, क्योंकि कुछ जरूरी कार्यक्रम पार्टी के आन पड़े तो मैंने स्थगित किया। तो मेरा जो द्वितीय और तृतीय चरण होगा उसमें मैं सभी के सभी चुनाव क्षेत्रों में जाकर जो है पदयात्राएं करूंगा और संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने का जो है जो प्रयास है वो जारी रहे। और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो ये चुनाव क्षेत्र हमने इंगित किए हैं, अगली बार मेरा भरसक प्रयास होगा इनमें से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में हम ज्यादा से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में हम जो है जीत जो है दर्ज करें। और अभी कांग्रेस पार्टी का हमारा जो सदस्य अभियान है वो भी चल रहा है। हमारे जो चेतराम ठाकुर जी हैं, हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, ये सदस्य अभियान के जो है प्रभारी। भाई कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन एक बात हमने साफ तौर पे कही है कि वी आर नॉट गोइंग बाय नंबर्स, हम संख्या में नहीं जा रहे। हमने स्पष्ट निर्देश दिए कि मेंबरशिप बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। इस दिशा में अभी काम चल रहा है और कल मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें मेंबरशिप को लेकर और भविष्य की जो रणनीति रहेगी उसको लेकर बातचीत होगी। और हम इलेक्शन मोड में चले गए, क्योंकि जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए, मैंने उसी दिन से विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत तैयारियां शुरू कर दी। ये समय चुप बैठने का नहीं है, इसलिए इन पदयात्राओं के जरिए
हमने एक संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, पदाधिकारियों को दिया है, नेताओं को दिया है कि पूरा का पूरा फोकस अब जो है विधानसभा चुनाव पे करें, क्योंकि समय कम है। हालांकि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन इस जीत से ना तो मैं अति उत्साहित हूं, ना मैं विचलित हूं, बल्कि मुझे ये लगता है कि हमारी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई। जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, ये सिलसिला आगे जारी रहने वाला है। और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इलेक्शन मोड पे आए। अच्छा है, उन्हें जमीनी सच्चाई कहीं समझ आ रही है, कहीं समझ भी नहीं आ रही, वो समझने का प्रयास करेंगे, उनका विषय। और जिस ढंग से वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, कर्मचारियों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब करें, उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन पिछले 4 वर्षों में कोई सूद उन्होंने ली। अब मेरा तो सिर्फ उनसे एक ही प्रश्न है कि आपके पास पैसा कहां से है? खजाना तो खाली है। हर महीने 2 महीने बाद आप दिल्ली जाकर कर्जा लेके आते हैं। ये सिलसिला तो 4 वर्ष तक अनवरत जारी रहा, और अब आप बगैर बजट पानी दे। आप बगैर किसी बजट के प्रावधान के जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो हमें मालूम है कि वो जमीनी स्तर पे उतरने वाली नहीं। और अभी जो अप्रत्याशित घटना शिमला में हुई कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जिन पे जिम्मेवारी प्रदेश की सुरक्षा की है, उन्हें मजबूर होकर मुख्यमंत्री के आवास तक जाना पड़ा, जो नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ है तो सरकार को चिंतन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो ये असंतोष की चिंगारी, इस पर पानी डालने की जरूरत है। तो हम मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि आप जो भी उचित मांगे उन्हें माने, ताकि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल जो है बना रहे। थैंक यू वेरी मच।